नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, जो रीट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 जुलाई में 23 और 24 जुलाई को, इसमें देखिए बाल विकास के अंतर्गत आपके एग्ज़ाम में 30 प्रश्न आएंगे। तो इसमें से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको और ज़्यादा विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर पेपर लास्ट बार की तरह आता है तो वो सिंपल ही था, कोई उसमें समस्या नहीं थी, पूरा पेपर एक जैसा सा ही था और उसमें कोई पढ़े हुए या बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए या थोड़ा पढ़े हुए में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया था। 2018 वाला जो एग्ज़ाम था उसमें जैसे कंसेप्ट बेस बहुत शानदार पेपर था, तो इस बार भी ये संभावना है कि आपका पेपर 2018 वाले की तरह आ जाए, जो पात्रता परीक्षा वाला है। क्योंकि अब तक आप जो ये एग्ज़ाम देखेंगे, एक बार थोड़ा सरल आता है, दूसरी बार वापस वही चीज़ दे देते हैं पूरी तरह कंसेप्ट वाला, फिर एक बार थोड़ा सरल देते हैं, फिर कंसेप्ट वाला। तो नॉर्मली इस तरह से है, और हालांकि ये नहीं भी हो तो भी आपको कुछ टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। देखिए बाल विकास के अंदर जो दूसरी यूनिट है, मैं इसके बारे में बता दूं, ये पूरी तरह फैक्चुअल है, इसमें आपके कोई इस तरह समस्या नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस, और फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं, और इसमें दो महत्वपूर्ण आपके हैं, एक तो व्यक्तित्व और एक बुद्धि। ये आपको पढ़ना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। बुद्धि क्या है, उससे जुड़ी हुई डेफिनेशन, फिर उससे जुड़े हुए सिद्धांत और उसके मापन, फिर ये बहुपदी सिद्धांत, इसके निहितार्थ, ये हो जाएंगे सब बुद्धि में। इसके बाद में जो विविध अधिगमकर्ताओं की समझ है, तो इसमें बिल्कुल क्लियर कट ये टॉपिक मेंशन है, ये आपको करने हैं। अधिगम में आने वाली कठिनाइयां कौन कौन सी है, समायोजन क्या होता है, और समायोजन में अध्यापक की भूमिका। इसके बाद में अधिगम वाली जो यूनिट है, इसमें कुछ चीजें समझने वाली आपके हैं, जो सिद्धांत है अधिगम के सिद्धांत। तो जैसे व्यवहारवाद है, गेस्टाल्टवाद है, संज्ञानवाद, निर्मितवाद, बिल्कुल क्लियर आपके लिखे हुए हैं कि ये सब आपको पढ़ने हैं। और फिर ये चिंतन, कल्पना, तर्क जैसे कुछ टॉपिक हैं छोटे छोटे, और फिर अभिप्रेरणा, तो ये वाला टॉपिक। और इसके बाद में जो 5वीं यूनिट है, तो इसमें भी पूरी तरह फैक्ट वाले टॉपिक हैं ये वाला आकलन, मापन, मूल्यांकन वाला, और फिर ये क्रियात्मक अनुसंधान, ये RT 2009। देखिए अगर पेपर उन्होंने इस तरह का पूछा कि आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, 2018 की तरह पेपर अगर आता है, तो ये फर्स्ट यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, और जो डिफरेंस पूरे पेपर में करेगी वो ये फर्स्ट यूनिट ही करेगी। सरल पेपर आ गया तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन पेपर वास्तव में कंसेप्ट बेस्ड पूछता है, तो फिर फर्स्ट यूनिट आपके लिए बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ये सिर्फ है इतनी है 2-2.5 लाइनें, लेकिन इसमें है बहुत कुछ। सबसे बड़ी यूनिट भी आपकी इस पूरी रीड के अंदर ये फर्स्ट वाली ही है। तो इसके अंदर आपको कौन से टॉपिक पर थोड़ा विशेष ध्यान से देने की आवश्यकता है, उस चीज के बारे में मैं थोड़ा बात कर रहा हूं। आप थोड़ा सा उनको विशेष तौर से ध्यान देंगे तो थोड़ा अच्छा बेनिफिट होगा आपको। आप 30 में से कम 25% आराम से सही कर देंगे, 24-25 का रेशो तो कम से कम इतना रह जाएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि और विकास की संकल्पना, फिर विकास के विभिन्न आयाम और सिद्धांत, और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में और अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। अब इसमें जो ये एक नाम है सिद्धांत, इसके अंदर सब कुछ आ गया इन्होंने। तो आपको क्या क्या पढ़ना है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, स्पेशली चीजें। अब जिन्होंने अच्छे से पूरा पढ़ रखा है, और रीट का जो साइकोलॉजी का कोर्स था बाल विकास का, उसमें पूरी एक एक चीज मैंने ये सब पढ़ाई है डिटेल में। अब देखिएगा, मैं आपको फर्स्ट यूनिट के बारे में ही अच्छे से बात कर रहा हूं सारी यहाँ, क्योंकि बाकी यूनिट देखिए फैक्चुअल है और उनमें कोई टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई आपकी समस्या भी नहीं आएगी। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन से टॉपिक में। सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि और विकास की संकल्पना वाला जो टॉपिक है। तो वृद्धि और विकास के अंदर आपको जब पढ़ें तो किस किस चीज का स्पेशल तौर से रिवीजन करना है। वृद्धि क्या होता है, विकास क्या है, दोनों के अर्थ, और इनसे जुड़ी हुई कोई परिभाषा हो। जैसे विकास से जुड़ी हुई यहां एक महत्वपूर्ण परिभाषा आती है हरलोक की, और हरलोक ने भी इसके बारे में जो 2-3 चीजें, कुछ नाम बताए इसमें। जैसे एक नाम आता है प्रगतिशील, एक नाम आता है कर्मिक यानी ऑर्डरली,
और उसके बाद में जो है इसमें एक नाम आता है सुसंबद्धता। तो जैसे इन वर्ड के क्या अर्थ हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में वृद्धि और विकास के अंदर डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं विकास के विभिन्न आयाम, जो कि आपके सिलेबस में भी मेंशन है। विभिन्न आयाम से मतलब होता है कि विकास के विभिन्न एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, विकास में कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती है, किस किस तरह का विकास हम पढ़ते हैं। 5 तरह के विकास होते हैं। एक तो देखिए होता है शारीरिक और क्रियात्मक विकास, शारीरिक और क्रियात्मक विकास। उसके अलावा एक होता है संज्ञानात्मक विकास। उसके बाद आता है सामाजिक विकास। उसके बाद में आपका एक आएगा संवेगात्मक विकास और उसके पश्चात आपका आता है नैतिक या चारित्रिक विकास। तो ये 5 जो आयाम है ये आपको पढ़ने होते हैं और किन 5 के अर्थ क्या है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जो विकास के विभिन्न नियम कौन से हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट में। और इन नियमों को लेकर के ही वो अक्सर ये प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा विकास का नियम है या नहीं है। जैसे विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। इस प्रकार से इसमें ये आपके जो है विकास के नियम आपको विशेष तौर से ध्यान में रखने हैं। जैसे उसमें विकास जो है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो विकास के जो नियम हैं 12-13 नियम है, उन सभी नियमों को आप बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। अब जैसे विकास जो है वो परिपक्वता और अधिगम के जो है परिणाम स्वरूप होता है, परिपक्वता और अधिगम। तो हम इसको लिख सकते हैं कि विकास बराबर में परिपक्वता इनटू लर्निंग, मैच्योरेशन इनटू लर्निंग। तो अब आपको यहां मैच्योरेशन क्या होता है इसका अर्थ भी जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ विकास के नियम है। और उसके बाद जैसे इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसमें सिफेलोकोडल सीक्वेंस आता है, मस्तिष्काधोमुखी। ये छोटे छोटे टर्म है, यही एग्जाम में वो पूछता है। मस्तिष्काधोमुखी क्या होता है, सिफेलोकोडल सीक्वेंस। और एक आता है निकट दूर क्रम, इसको कहते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है ये निकट दूर क्रम वाला। इसके अलावा एक पॉइंट आता है कि विकास रेखीय ना होकर के वर्तुलाकार होता है। तो ये वर्तुलाकार का क्या अर्थ होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि विकास यूं यूं वर्तुलाकार होता है, तो उस वर्तुलाकार का मतलब क्या है, ये सारी चीजें हैं। मस्तिष्काधोमुखी हो गया, निकट दूर क्रम वाला हो गया, सैकड़ों बार प्रश्न जिनमें से रिपीट होते हैं वो पॉइंट। इसके बाद में देखिएगा विकास की जैसे अवस्थाएं कौन कौन सी है। अब ये टॉपिक को डायरेक्ट इसका नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन ये सब इंक्लूड होता है। जैसे इसमें शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है। तो कई मनोवैज्ञानिक है उन्होंने वर्गीकरण किया है। जैसे हरलोक ने वर्गीकरण किया है, कोल ने वर्गीकरण किया है, रोस का है, जोन्स का है, कोल सैनी का है। तो ये कई वर्गीकरण है। इसके बाद में देखिए आता है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो कोई कहता है कि वंशानुक्रम प्रभावित करता है और कोई कहेगा कि वातावरण प्रभावित करता है। वंशानुक्रम और कोई कहेगा कि वातावरण प्रभावित करता है। तो अब इनका क्या अर्थ है, वंशानुक्रम का क्या अर्थ होता है, वातावरण का क्या मतलब है, और ये दोनों कैसे विकास को प्रभावित करते हैं, और कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो इनमें से कोई वंशानुक्रम को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं या वातावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। और इसी वंशानुक्रम और वातावरण से एक जुड़ा हुआ है प्रकृति पोषण विवाद। यह टर्म ध्यान में रखिएगा, प्रकृति पोषण विवाद। अब ये नाम यहां है प्रकृति, प्रकृति से मतलब यहां वंशानुक्रम से है। यहां ये जो लिखा प्रकृति, इसको देख करके ये वातावरण से कनेक्ट मत कर देना। प्रकृति पोषण विवाद संबंधित है तो वंशानुक्रम और वातावरण से। प्रकृति का मतलब यहां वंशानुक्रम से है और पोषण का मतलब यहां वातावरण से। तो विकास में दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है यहां पे। तो वंशानुक्रम और वातावरण का जो है वो क्या संबंध है।
तो ये गाल्टन ने थ्योरी दी थी नेचर नर्चर की, नेचर नर्चर यानी प्रकृति पोषण। तो ये कुछ शुरू में पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में देखिए कई सिद्धांत हैं, उसमें रीट एग्जाम के अंदर जो आपको पढ़ने हैं उसमें एक तो आता है फ्राइड का महत्वपूर्ण सिद्धांत है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। अब ये मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के अंदर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, एक तो जो फ्राइड की बुक्स कौन कौन सी है, एक तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ये जो इनका जो सिद्धांत है उसमें मुख्य रूप से ये तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। अब उसके अंदर भी जैसे तीन सिद्धांत हैं इनके, स्थलाकृतिक सिद्धांत क्या, हम इनके सिद्धांत को तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो स्थलाकृतिक वाला होता है, एक होता है गत्यात्मक, और एक होता है मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। तो जैसे स्थलाकृतिक वाला जो है इसमें आपको विशेष तौर से क्या पढ़ना होता है, चेतन मन, अचेतन मन, और इसके अलावा एक होता है अवचेतन या जिसको आप अर्धचेतन भी कहते हो। चेतन, अचेतन और अवचेतन, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा इसमें। इसके अलावा जैसे कई टर्म आते हैं इसमें, कई बार एग्जाम में पूछता है कि अचेतन मन का अस्तित्व हम कैसे मानेंगे, तो उसके लिए फ्राइड ने कई उदाहरण बताए थे। जैसे स्लिप ऑफ टंग, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, और लास्ट भी आप क्या है जो सितंबर में एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ये स्लिप ऑफ टंग हो गया, स्लिप ऑफ पेन है, स्वप्न जो आते हैं, भूलने की जो होती है प्रवृत्ति, और जैसे एक कोई निद्रा संबंधी विकार हो जाता है। तो ये चीजें सभी प्रकार के जो असामान्य व्यवहार होते हैं, असामान्य अबनॉर्मल बिहेवियर, तो वो सब चीजें इस चीज के उदाहरण है कि अचेतन मन का अस्तित्व होता है। क्योंकि बाहर से तो कोई दिखता नहीं है अचेतन, या कि ये मन दिख रहे हो कि अचेतन मन आपको दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और अचेतन मन के अध्ययन के लिए कुछ विधियां भी बताई थी इन्होंने। जैसे स्वप्न विश्लेषण आता है जिसको हम कहते हैं ड्रीम एनालिसिस, ड्रीम एनालिसिस। एक आती है फ्री एसोसिएशन मेथड, फ्री एसोसिएशन मेथड यानी मुक्त साहचर्य विधि। एक आती है सम्मोहन विधि, हिप्नोसिस। तो ये तीन चार विधियां हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। इसके बाद में देखिए दूसरा जो गत्यात्मक वाला आता है, गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल डायनेमिक। तो ये मुख्य रूप से व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित होता है। इसमें आपको तीन चीजें पढ़नी होती है, इड या इदम, और जो ये इसके बाद में ईगो यानी अहम, और फिर आता है सुपर ईगो यानी परा अहम। तो अक्सर हमेशा इसमें से प्रश्न आपके बहुत अच्छे से बनते हैं कि कौन किस पे नियंत्रण रखता है। अगर इड हावी हो जाए तो क्या होगा, सुपर ईगो हावी हो जाए तो क्या होगा, ईगो जिसका मजबूत है तो क्या होगा। अब जिसका इड हावी होगा वो सीधा जेल जाएगा, सुपर ईगो जिसका हावी होगा वो व्यक्ति अंदर ही अंदर कूटता रहेगा, कुंठा का शिकार हो जाएगा। जिसका ईगो मजबूत है, ये जिसका जबरदस्त है, और ईगो के माध्यम से ये इड और सुपर ईगो जो है इन पर एक बैलेंस बना के रखता है। ईगो से इड पर नियंत्रण बना के रखता है, और बाकी इन दोनों के अंदर ईगो जो है इड और सुपर ईगो के अंदर एक बैलेंस बना के रखता है। तब व्यक्ति का जो व्यवहार है वो एक सामान्य व्यवहार रहता है, अगर ईगो मजबूत है तो इड जब हावी हो जाएगा तो अचेतन मन में दबी इच्छाएं व्यक्ति पूरी करने की कोशिश करता है। और इड एक प्रकार से मनुष्य का जो दानव होता है, जो एक पार्श्विक जो पशु प्रवृत्ति है वो होता है इड। तो ये पता होना चाहिए कि इड हावी होगा तो व्यक्ति सीधा जेल ही जाएगा फिर, क्योंकि वो ऐसे ही कार्य करेगा। सुपर ईगो हावी हो जाएगा तो फिर क्या है, व्यक्ति बहुत ज्यादा आदर्शवादी हो जाता है, और बहुत अधिक आदर्शवादी होता है तो फिर व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे कुंठा का शिकार भी हो जाता है। तो ये इड ईगो सुपर ईगो क्या होता है, इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, तो ये रीट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको जैसे कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, 5 अवस्थाएं होती है, वो सब पता होना चाहिए। और ये लिबिडो क्या होता है, और ये जो मूल प्रवृत्ति जो इन्होंने मानी है
जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो इरोज, ये जो कई टर्म आते हैं, इरोज हो गया, तो ये जैसे इस तरह के कई टर्म का क्या अर्थ होता है। इसके बाद में देखिए, एक आपको इसमें पढ़ना है, रीट के अंदर इरिक्सन का सिद्धांत आता है मनोसामाजिक विकास का, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो इनकी कोई बुक है 2-3 उनके बारे में, और उसके बाद इरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई है। वो 8 अवस्थाएं आपको पता होना चाहिए। एक तो उनके नाम क्या क्या है अवस्थाओं के, और उनका आयु जो है वो समूह क्या है, जो एज ग्रुप है, कौन से एज के बीच में, माना कि इस एज से इस एज के बीच में ये होता है, कौन सी अवस्था, और फिर जो है उसका समाधान, ये चीज। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे 8 अवस्थाएं हैं, तो 8 अवस्थाओं के क्या क्या नाम है, जैसे विश्वास बनाम अविश्वास होता है, स्वायत्ता बनाम शर्म व संदेह है। फिर तीसरी अवस्था जो इसमें आती है वो है पहल बनाम दोष, जिसमें आयु समूह 3 से लेकर के 6 वर्ष तक होता है। फिर आता है परिश्रम बनाम हीनता। फिर आता है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। फिर आता है घनिष्ठता बनाम अलगाव। उसके बाद आता है ये जनात्मकता बनाम स्थिरता, और फिर आता है संपूर्णता बनाम निराशा। तो इस प्रकार से ये 8 अवस्थाएं होती हैं। अब इन सब का आयु समूह क्या है, किसकी क्या विशेषता है और क्या उसका समाधान है, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए इरिक्सन वाले में। तो इसमें इतना है इरिक्सन में। इसके बाद में देखिए, एक गैसेल का परिपक्वता सिद्धांत आता है, वो भी आपको इसमें पढ़ना होता है। गैसेल का परिपक्वता सिद्धांत। तो परिपक्वता सिद्धांत है क्या, उसके बारे में बताइएगा। और इसके बाद में इसमें 2 टर्म आती है, उनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। एक होता है रेसिप्रोकल इंटरवीविंग, रेसिप्रोकल इंटरवीविंग ये क्या होता है, और एक होता है सेल्फ रेगुलेशन, यानी आत्म विनियमन। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। इसके बाद में देखिएगा, शारीरिक विकास के बारे में आपको पढ़ना होता है कि शारीरिक विकास कैसे कैसे होता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय क्या अवस्था होती है बच्चे की, उसके बाद किस प्रकार से उसके शारीरिक आकार में वृद्धि होगी। जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका सिर आपको बड़ा दिखाई देता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो सिर जो है, जैसे अब जो नवजात शिशु है तो उसका जो सिर होता है वो उसकी बॉडी का लगभग 1/4 भाग मान सकते हैं आप, लगभग 25% जो हिस्सा है वो उसका सिर होता है। और वही जब युवा हो जाता है, 18-19 साल की आयु तक पहुंचते पहुंचते उसका सिर अपने पूरे बॉडी का लगभग 7 से 8% के आसपास रह जाता है। तो ये हुआ ना, ये सिर के अनुपात के अंदर जो बदलाव हुआ है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका सिर उसके बॉडी का 25% होता है, लेकिन जब जैसे जैसे आगे अवस्था बढ़ती जाएगी, 18 वर्ष तक आते 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 जितनी ग्रोथ होनी होती है वो लगभग हो जाती है शरीर में, 8% के आसपास सिर रह जाता है सभी मनुष्यों का, उनके पूरी बॉडी के आकार का। तो उसी प्रकार से जैसे जो धड़का क्या अनुपात होता है, हाथ पैरों का अनुपात के बारे में, हड्डियों का विकास कैसे होता है, कैसे दांतों का विकास होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछता है। इसके अलावा जो एक तो ये था शारीरिक विकास के बारे में, और एक होता है क्रियात्मक विकास, यानी कार्य करने से संबंधित, किस प्रकार बालक जो है वो हाथ पांव से, अपने चाहे आंखों से, किस प्रकार से जो है वो व्यक्ति कोई एक्टिविटी करता है। तो जैसे पहले सिर के भाग में क्रियात्मक विकास हम देखते हैं, उसके बाद में धड़ के अंदर क्रियात्मक विकास कि बच्चा किस आयु समय में बैठना शुरू कर देता है, कब वो सिर को घुमाना शुरू करता है, चौथे 5वें महीने तक क्या होता है, 7-8 महीने तक आते आते क्या होता है, किस प्रकार से भुजाओं में, हाथों में क्रियात्मक विकास होता है, कैसे पैरों में विकास होता है। तो इस प्रकार से ये जो विकास है वो आपको
पढ़ना होता है शारीरिक विकास में। इसके बाद में देखिए आता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है? एक तो जीन पियाजे का है संज्ञानात्मक विकास, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संज्ञान विकास में। पियाजे में आपको क्या क्या पढ़ना है? वही सबसे पहले तो पियाजे की जो बुक्स है उनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, और उसके बाद में कुछ टर्म है पियाजे के सिद्धांत में, वो विशेष तौर से पढ़ के जाइएगा। हजारों बार प्रश्न आए होंगे अलग अलग एग्जाम में, आगे भी आएंगे कि ये एक तो ये स्कीमा क्या होता है, इसके अलावा एक होता है अनुकूलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडाप्टेशन। इंग्लिश टर्म याद रखना जरूरी है इनका। तो ये अनुकूलन एडाप्टेशन क्या होता है, और इसी की दो उपक्रियाएं मानी जाती है अनुकूलन की। एक तो होता है एसिमिलेशन और दूसरा होता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, एसिमिलेशन को हम क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं, और एकोमोडेशन को हम कहते हैं समंजन। तो स्कीमा क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है और एकोमोडेशन क्या होता है, यह सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इसी के दौरान एक इसमें कंसेप्ट और आता है साम्य धारण का। साम्य धारण को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो ये साम्य धारण क्या होता है? अब ये सैकड़ों बार पूछे गए प्रश्न और विद्यार्थी हमेशा इनमें कंफ्यूज होता है कि इनके अर्थ क्या हैं। तो ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, वो 4 अवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए। संवेदी पेशी अवस्था, उसकी सारी विशेषताएं, फिर उसके बाद में आती है पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी कौन सी आती है? कॉन्क्रीट यानी मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी आती है अमूर्त संक्रियात्मक अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन स्टेज। तो ये चारों अवस्थाओं में इनका क्या तो एज ग्रुप होता है, किस अवस्था की क्या विशेषता होती है। अब जैसे आ जाएगा कि वस्तु स्थायित्व किस में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वस्तु स्थायित्व किस में पाया जाता है? पहली अवस्था में। बच्चा जब 8-9 माह का हो जाता है तो उसमें वस्तु स्थायित्व आने लग जाता है, यानी कोई चीज अगर आपके उसके सामने हटा भी दोगे तो भी उस बच्चे को यह पता है कि वो वस्तु गायब नहीं हुई है, आपने कहीं इधर उधर उसको रखा है। जबकि और उससे पहले की जो आयु है उसमें ऐसा लगता है कि सामने से कोई चीज हट गई तो बच्चे को लगता है कि इसका अब जो ये है ही नहीं, अस्तित्व भी खत्म हो गया। तो संवेदी पेशी अवस्था का जो है वो एज ग्रुप 0 से 2 वर्ष होता है, जन्म से 2 वर्ष। तो जबकि 8-9 माह की आयु तक आते आते बच्चे में वस्तु स्थायित्व आने लग जाते हैं। तो ये पहली अवस्था की विशेषता है, और भी काफी विशेषताएं हैं। सेकेंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत कई चीजें हैं, जैसे रोल प्ले, मैजिकल थिंकिंग, मेक बिलीव प्ले, ये चीजें जो होती है। फिर इसमें देखिए आप जैसे 2 से 7 वर्ष होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, तो इसके अंदर भी आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। जीन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को भी 2 भागों में बांटा है। एक तो आती है प्राक संप्रत्यात्मक और दूसरी आती है अंतर्दर्शी अवधि। तो यह ध्यान में रखना, प्राक संप्रत्यात्मक है ये 2 से 4 साल, और उसके बाद जो अंतर्दर्शी अवधि होती है ये बाकी समय के लिए होता है 4 से 7 वर्ष। और इसी प्राक संप्रत्यात्मक के अंदर फिर से 2 टर्म जो है इन्होंने बताई कि 2 जो है वो इसमें होती है कमियां, या आप इनको सीमाएं कह सकते हो प्राक संप्रत्यात्मक के अंदर, कि इसकी 2 सीमाएं हैं, या फिर जैसे 2 इसमें मुख्य कमियां हैं। एक तो होता है जीववाद, जिसको आप कहते हो सजीव चिंतन, एनिमिज्म। अब ये सीधा का सीधा टर्म उठा के एग्जाम पूछता है कि एनिमिज्म क्या होता है, किस अवस्था से संबंधित है, और भी डिटेल में पूछे तो इसके अंदर पूछ लेगा कि प्राक संप्रत्यात्मक का है या अंतर्दर्शी का है। और एक आता है इगोसेंट्रिसिज्म। तो एनिमिज्म जो हो गया, मतलब जो भी बच्चा के सामने हिलती डुलती चीजें हैं, निर्जीव वस्तुओं को भी बच्चा सजीव समझता है, वो होता है एनिमिज्म। इगोसेंट्रिसिज्म क्या होता है, बच्चा केवल अपने आप की बात को ही सही मानता है, जो उसका विचार और उसका थॉट है वो लगता है बस मैं ही, मेरी ही बात सही है, जो चीजें मेरी है तो वो मेरी है, किसी और की नहीं है, जो मैं कह रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं वही सही है।
ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद अंतर्दर्शी अवधि क्या होती है, वो चीज़ें आप पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब ये जो अवस्था है दूसरे वाली पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी कुछ कमियां भी बताई है। जो कौन कौन सी कमियां होती है, एक तो आता है अनुत्क्रमणशीलता, यह पाया जाता है इस अवस्था में, या आप ये कह सकते हो कि उत्क्रमणशीलता की कमी या अनुत्क्रमणशीलता, तो यह पाया जाता है इसमें, या इसी को आप अनुत्क्रमणशीलता दूसरा कह सकते हो पलटावी चिंतन की कमी। तो यह पॉइंट किससे संबंधित है, यह आपको पता होना चाहिए। और एक होता है लेक ऑफ कंजर्वेशन, यानी संरक्षण की कमी। तो यह संरक्षण की कमी और विकेंद्रीयता की कमी, तो ये सब नाम आपको पता होने चाहिए। और ये सारी चीजें सब की सब जो है हम किस में इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी अवस्था के अंदर। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद में जैसे तीसरी अवस्था आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो क्या होती है, और फोर्थ अवस्था जो आती है मूर्त वाली, उसमें क्या क्या है। उसके बाद में देखिएगा ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आता है, वो भी पढ़ना है आपको। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के अंदर चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो वही बुक्स, और इन बुक्स के अलावा अब जो इन्होंने क्या किया, जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के स्थान पर इन्होंने क्या क्या कहा कि ज्ञान को अभिव्यक्त करने के या ज्ञान को रखने के जो है वो तीन माध्यम होते हैं। वो तीन माध्यम आपको ध्यान में रखने हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, EIS। इनएक्टिव इसे कहते हैं क्रियात्मक, आई से होता है आइकॉनिक यानी प्रतिबिंबात्मक, और एस से होता है सिंबॉलिक जिसको हम कहते हैं सांकेतिक। कितनी ही परीक्षा में पूछा गया कि बताइए वो तीन कौन से हैं नाम, और इसमें भी ये अवस्था है, सब इनके अंदर भी आयु होती है। इनएक्टिव में कितने से कितने तक आयु है, प्रतिदात्मक कितना है, और सांकेतिक में कितना है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा तीनों। ब्रूनर वार्ले के अंदर जो चीजें हैं वो यही है। उसके बाद आपके नेक्स्ट संज्ञानात्मक विकास में आपको पढ़ना है वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आपको वही है, सबसे पहले तो बुक्स पढ़नी है इनकी। उसके बाद में अब इनके सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म है। एक तो टर्म आती है ZPD। ये ZPD क्या होता है, एक आता है MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स, और एक इसी के अंतर्गत आता है इसके फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग या जिसको पार्ट भी कहा जाता है। तो इनके अर्थ क्या हैं यह आपको पता होना चाहिए। और यह सब चर्चा हम कहां करते हैं, वाइगोत्स्की में। ZPD, MKO, इसके फोल्डिंग या पार्ट, इनके अर्थ क्या क्या है और ये किससे संबंधित हैं, वाइगोत्स्की से संबंधित हैं। अभी इतनी छोटी छोटी टर्म जो है वो आपसे पूछता है। इसके बाद में देखिए आपको भाषा विकास से संबंधित थोड़ा पता होना चाहिए कि भाषा का विकास कैसे होता है और किस आयु समूह के अंदर बच्चे जो है वो कितना बोलना शुरू कर देते हैं। अब इसमें कई टर्म आती हैं, जैसे एक आता है कूइंग जिसको कहते हैं करंदन, एक आता है बबलिंग जिसको कहते हैं बलबलाना। तो ये कौन कौन सी अवस्था में होती हैं, वन वर्ड वाला, फिर वन वर्ड पे आता है बच्चा, वो कौन सी अवस्था में करता है। तो इस प्रकार से ये वर्ड हैं, जैसे ये वाला और वन वर्ड वाला, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। और इनका आयु समूह देख रहे पूछता है कि कौन सी आयु के अंदर जो है बच्चा, आयु समूह क्या, आयु का पूछते हैं कितने माह का जो बच्चा है वो ये शुरू कर देता है कूइंग या बबलिंग या वन वर्ड बोलना शुरू कर देता है। तो ये चीज है। और इसके बाद में देखिएगा, अब ये सिद्धांत हो गए। इसके पश्चात आपको किस चीज का ध्यान रखना है, सामाजिक विकास के अंतर्गत हमने शुरू में पढ़ा ना कि आयाम कौन कौन से होते हैं विकास के, तो उसमें एक सोशल डेवलपमेंट भी था। सामाजिक विकास जो है, सबसे पहले तो सामाजिक विकास होता क्या है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, फिर कईयों के सामाजिक विकास के सिद्धांत है। एक तो इसमें मीड का आता है,
मीड का सामाजिकरण का सिद्धांत। तो मीड ने कुछ टर्म का इस्तेमाल किया है, जैसे आई है, मी है। ये वर्ड उसने किस चीज के लिए इस्तेमाल किए हैं? एक आता है कूले का सामाजिकरण का सिद्धांत। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहां जैसे इन्होंने एक थ्योरी का नाम दिया था लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। अब कितने छोटे छोटे प्रश्न सीधे सीधे इन पॉइंट में से बनते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत, तो यह कुल्ले के अंतर्गत ही है। और फिर उसके बाद में विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास कितना होता है, जैसे शैशवावस्था में क्या होता है, क्या नहीं होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, और किशोरावस्था में कितना होता है, क्या सामाजिक विकास। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखिए आता है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आपको किन किन चीजों का ध्यान में रखना है। एक तो संवेग क्या होते हैं, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर संवेगों की विशेषताएं हैं, वो क्या होती है। इसके बाद में कुछ सिद्धांत हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण इसमें आता है मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। हजारों बार पूछा गया प्रश्न, मैकडूगल ने जो है कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है? इंस्टिंक्ट 14, और उन 14 से जुड़े हुए कितने इमोशन बताए हैं? 14। एक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा हुआ बताया है। तो आपको उन 14 के 14 मूल प्रवृत्तियों के नाम याद हो और हर मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग कौन सा है, मिलान करने वाले में दे देगा, सीधा सीधा नाम पूछ सकता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैकडूगल का हो गया सबसे महत्वपूर्ण, तो ये है। एक ब्रिजेज का और आता है, ब्रिजेज का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ब्रिजेज वाला भी काफी महत्वपूर्ण है। ब्रिजेज वाले में से भी काफी प्रश्न बनते हैं। मैकडूगल में से तो सिंपल सिंपल यही है, कौन सा संवेग किससे जुड़ा हुआ है। लेकिन ब्रिजेज वाला जो है वो उसके अंदर भी कुछ चीजें काफी महत्वपूर्ण आती है। इसमें भी शैशवावस्था के अंदर जो है क्या होता है, कितना विकास हो पाता है संवेगों का। फिर बाल्यावस्था में कौन से संवेग आते हैं या कितने संवेगों का विकास होता है। और फिर उसके बाद जो ये लास्ट वाला आता है किशोर अवस्था, तो किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब कितना सिंपल प्रश्न आ सकता है कि बच्चे में जन्म के समय, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय बच्चे में कौन से संवेग पाए जाते हैं। तो कोई बच्चे में संवेग नहीं होता, वो केवल एक उत्तेजना होती है, बस। उस समय कोई संवेग नहीं होता है बच्चे में। तीसरे माह तक आते आते फिर है कुछ संवेग के रूप में कई चीजें प्रदर्शित होने लगती है, और फिर ऐसे करते करते 2 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चे में सभी संवेगों का विकास, लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। तो 3 माह तक आते आते बच्चे में संवेग शुरू होते हैं, और 2 वर्ष तक आते आते पूरे लगभग सारे संवेग बच्चे में हो जाते हैं। तो वही बात आ गई कि जन्म के समय बच्चे में कौन सा संवेग होता है। तो बच्चे में जन्म के समय एक भी संवेग उस समय नहीं होता, वो जो प्रदर्शित करता है वो सिर्फ एक उत्तेजना है, कोई संवेग नहीं है वो। तो ये चीजें जिस तरह छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं ये आप इसमें ध्यान में रखिएगा, जो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। मॉरल डेवलपमेंट सबसे पहले तो कि नैतिक विकास होता क्या क्या है और इसके कौन कौन से पक्ष हो सकते हैं, यानी इसके जो है विमाएं यानी डायमेंशंस पढ़ने कौन कौन से हैं। एक तो है जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इसमें कौन कौन से प्रकार बताए इन्होंने, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा जैसे फिर उसके बाद आता है कोहलबर्ग का। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी डीपली इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई है इसमें। जैसे हैंज की दुविधा वाली एक कहानी है, स्टोरी किससे संबंधित है, वो कोहलबर्ग से संबंधित है। वो स्टोरी क्या है हैंज की, वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में कि नैतिक विकास जो होता है वो 3 स्तरों से होकर निकलता है, और हर स्तर के 2-2 इन्होंने प्रकार बताए हैं। तो वो पता होनी चाहिए आपको डिटेल में एक एक चीज़। पूर्व तो परंपरागत, फिर आता है परंपरागत, और फिर आता है पश्च परंपरागत। पूर्व परंपरागत के भी 2 भाग बताए इन्होंने,
दंड और आज्ञाकारिता उन्मुक्ता और साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुक्ता। और सबका आयु समूह बताया कौन से आयु ग्रुप में ये होता है, किस आयु से किस आयु तक। फिर दूसरा आता है परंपरागत वाला, इसमें कौन से होते हैं, उत्तम लड़का अच्छी लड़की वाला और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की उन्मुक्ता। और तीसरा आता है सामाजिक, ये तीसरा जो पस वाला है, इसका एक तो होता है सामाजिक अनुबंध की जो होती है इसमें उन्मुक्ता, और दूसरा है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुक्ता। तो पस वाला जो है और इसमें भी जो सार्वत्रिक वाला है लास्ट वाला, उस अवस्था के अंदर हर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। बहुत बड़े जैसे कोई समाज सुधारक टाइप व्यक्ति होते हैं वही इस लास्ट अवस्था तक आते हैं, जो समाज की कुछ गलत परंपराएं, रूढ़ियों, रीति रिवाजों को चेंज करने की हिम्मत दिखाते हैं और चेंज करने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं। चाहे विरोध भी लोगों का अगर झेलना पड़े तो वो झेलते हैं। तो ये कुछ इन्होंने 3 स्तर बताए। 3 स्तरों में हर स्तर के अंदर 2-2 इन्होंने अवस्था बताई है। अब हर अवस्था की क्या विशेषता आता है। अब जैसे एक लाइन में आपसे पूछता हूं, देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है। अब मैं तो ये रीट वाले कोर्स के अंदर साइकोलॉजी में पूरा पढ़ा रखा है सारा। एक लाइन आती है, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। अब ये लाइन किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछ रखा है इन्होंने। ये 6 जो चीजें हैं, हर स्तर के 2-2 अवस्थाएं, तो कौन सी अवस्था से संबंधित है। यू स्क्रैच माई बैक का मतलब होता है कि तुम मेरी पीठ खुजाओ और मैं तुम्हारी पीठ खुजाता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी पीठ नहीं खुजा सकता। तो हर क्या को कोई भी व्यक्ति अपनी पीठ नहीं खुजा सकता, तो वो दूसरे को कहता है मेरे थोड़ी सी यहां खाज आ रही है यार, थोड़ी खाज करे नहीं हटे, तो दूसरा उसको रगड़ता है, क्या धीरे कर यार, पूरे नाखून ही अंदर डाल दिए, आराम से करो ना। तो तुम मेरी पीठ खुजा दो, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊं। तो ये किससे संबंधित होता है, तो ये जो ये इसका ये जो पहली अवस्था होती है पूर्व परंपरागत, इसका दूसरे वाला जो अवस्था थी स्तर का साधनात्मक सापेक्षता वाली, उससे संबंधित होता है। मतलब लगभग 5-6 साल से लेकर के 8-9 साल तक की ये आयु होती है। और अदला बदली का भाव होता है बच्चे में इस समय। एक तो उसको पुरस्कार पाने की बहुत इच्छा होती है कि उसको पुरस्कार मिले, और दूसरा अदला बदली का भाव, तुम मुझे ये दे दो तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। तो अदला बदली वाले के लिए ही ये लाइन यहां कही गई है, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। तो इस प्रकार से एक एक अवस्था की क्या क्या विशेषता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सब क्या है, सामाजिक विकास से संबंधित है। इसके बाद में कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, इसकी आलोचना की है कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन ने क्या कहा कि कोहलबर्ग ने सिर्फ बॉयज पे प्रयोग किया, 16 साल तक के जो बॉयज हैं उन पे प्रयोग किया, बच्चियों पे प्रयोग नहीं किया, इसने गर्ल्स पे प्रयोग नहीं किया। और उन्होंने केवल बॉयज पर, उनको बच्चों पे कहानियां सुनाई, बच्चों को, बॉयज को, और जो उनसे तर्क के आधार पर जो भी बातें निकली उन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया। जबकि महिलाओं की, तो महिलाओं की स्थितियां अलग होती है, घर में उनको देखभाल करनी होती है, कई उनकी भूमिकाएं हैं, माता के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बहुत सी भूमिकाएं हैं, और पूरे जीवन वो उन भूमिकाओं का निर्वहन करती है। तो उनकी स्थिति अलग है। आप इन हर चीज को कैसे अप्लाई कर सकते हो, जो आपने बॉयज को कहानियां सुना करके जो चीजें आपने बताई वो लागू नहीं है। तो ये आलोचना करती है, गिलिगन का नाम आता है आलोचना के रूप में, कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की इन्होंने आलोचना की। और फिर गिलिगन ने भी कुछ स्तर बताए, ये महिला ही थी खुद भी, गिलिगन जो है, कैरोल गिलिगन। और एक पेक और हेमिंगहर्स्ट का नैतिक विकास का सिद्धांत और आता है। इसके बाद में देखिएगा, आपको 3 अवस्थाओं के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, किस अवस्था में कौन कौन सी विशेषताएं होती है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। एक तो होती है शैशवावस्था, इन्फेंसी, एक आती है चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, और तीसरा इसके बाद में आता है किशोरावस्था, एडोलेसेंस। तो तीनों अवस्थाओं के कई फेमस नाम हो। अब जैसे कितने अच्छे से प्रश्न बनते हैं, आपसे पूछेगा डर्टी एज किसको कहा गया है, गंदी आयु। अब यह प्रश्न कितना सिंपल है, गंदी आयु किसको कहते हैं, किसको कहते हैं गंदी आयु। तो बाल्यावस्था को कहते हैं। क्यों कहते हैं गंदी आयु, क्योंकि इस समय बच्चे को साफ सुथरे से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ खेलना है। 10-11 साल तक आते आते बच्चा हर वो खेल खेल लेता है जो उसको नजर आते हैं, नहीं भी नजर आएंगे तो भी वो खेल बना लेगा, इजाद कर लेगा।
तो ये तो सारे दिन बच्चा खेलता रहता है, मिट्टी में लोटपोट होता रहता है, तो इसलिए हम इस एज को गंदी आयु कहते हैं। तो इस तरह से आपको सबकी विशेषता पता होना चाहिए। और खेल की आयु, गेम एज किसको कहते हैं, तो ये चीजें हैं। और इसमें भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए, अब अवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए कि एज कब से कब तक है, 0 से 5-6 साल तक, और लगभग 5-6 साल से लेकर के 11-12 साल तक, और फिर 11-12 साल से लेकर के लगभग 17-18 साल तक का जो समय होता है एडोलेसेंस में। अब एक नाम आता है खिलौनों की आयु, यानी टॉयज। अब वो वैसे तो खिलौनों की आयु क्या है, ये पहले वाली है शेषवावस्था, लेकिन जब एग्जाम में वो शेषवावस्था नाम भी दे दे कि खिलौनों की आयु कौन सी है, और वहां नाम दे दिया पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, अब वहां उसका सही उत्तर क्या होगा, तो वहां अब शेषवावस्था नहीं होगा, क्योंकि जहां पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में आ गया तो शेषवावस्था की आयु ऑटोमेटिकली वहां 0 से 2 वर्ष हो जाएगी। और पूर्व बाल्यावस्था है, ये 2 वर्ष से लेकर के लगभग 5-6 साल तक का जो समय है वो माना जाता है पूर्व बाल्यावस्था में, और उसके बाद लगभग 6 साल से लेकर के 11-12 साल तक हम मानते हैं उत्तर बाल्यावस्था। तो टॉयज की जो आयु है वो लगभग 2.5 से 5 वर्ष के बीच में मानी जाती है। सिर्फ शेषवावस्था ही ऑप्शन हो और सिर्फ बाल्यावस्था हो तो 2.5 से 5 वर्ष वाली भी शेषवा में आएगी, लेकिन एग्जाम में पूर्व बाल्यावस्था भी वो दे दे तो अब 2.5 से 5 वर्ष वाली आ जाएगी इसमें पूर्व बाल्यावस्था में, तो फिर सही उत्तर होगा पूर्व बाल्यावस्था, फिर वहां शेषवावस्था नहीं होगा। ये छोटे छोटे डिफरेंस जो है ये आपको पता होने चाहिए। तो सबकी विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या, जैसे आंधी तूफान की अवस्था है, दुखी आयु कौन सी है, गोल्डन एज, स्प्रिंग ऑफ लाइफ, एज ऑफ ब्यूटी, एज ऑफ एक्शन, समस्याओं की आयु, टीन एज, ये सारी चीजें जो है वो आपको इसमें ध्यान में रखनी है। तो ये चीजें थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा तो टॉपिक आपके हो गए। एक कुछ टर्म इसमें और आ जाती है कि काल्पनिक श्रोता किसको कहते हैं, काल्पनिक श्रोता और पर्सनल फेबल, तो इनका क्या अर्थ होता है वो पता होना चाहिए। कुछ विकासात्मक विकार होते हैं, डेवलपमेंट डिसऑर्डर, तो बहुत बार एग्जाम में आता है ADHD, जिसको अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार भी कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनका क्या अर्थ होता है। इसके अलावा एक होता है ऑटिज्म से संबंधित, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो उसके अंदर भी फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक बड़ा टर्म है, उसके अंदर कई नाम आते हैं। जैसे एक आता है ऑटिज्म स्वलीनता जिसको कहते हैं, तो ये सबसे ज्यादा इसमें फेमस नाम आता है। जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसके अंदर सबसे फेमस नाम आता है ऑटिज्म वाला। स्वलीनता क्या होती है। एक आता है ईटिंग डिसऑर्डर। अब ईटिंग डिसऑर्डर से संबंधित कई नाम आते हैं, जैसे एक आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक नाम आता है और बुलिमिया नर्वोसा। एनेरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है और बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है। और एक आता है बीज ईटिंग डिसऑर्डर, बीज ईटिंग डिसऑर्डर ये क्या होता है। एक आचरण विकार क्या होता है, एक समाज विरोधी व्यवहार होता है, एंटी सोशल बिहेवियर। तो ये कई डिसऑर्डर हैं जो आपके इसमें पूछे जाते हैं। जैसे वाणी विकार, स्पीच डिसऑर्डर, तो वाणी विकार के अंदर भी 3-4 चीजें आती है। एक अवसाद होता है डिप्रेशन। तो ये इस प्रकार से ये आपके फर्स्ट यूनिट के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। जो ये सब जितने भी नाम मैंने ये 44-45 मिनट का वीडियो बनाए, मैंने जितने भी नाम आपको बताए हैं पर्टिकुलर की इस चीज को सबको ध्यान में रखना। उन सब चीजों को आपको इन सबको कवर करके जाना है। इनमें से किसी भी पॉइंट को आप छोड़ मत देना, यह चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं। और बाकी जो दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं यूनिट है तो उनमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। उनमें जो टॉपिक लिखे हुए हैं एज इट इज वही आपको पढ़ने हैं।
अधिगम के सिद्धांत हैं तो वही सारे, जैसे जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, पावलाव कार, स्किनर कार, वो सीधा जो गेस्टाल्टवादी वाले थे, कोहलर, उन सबके हल्का सिद्धांत, ये कई सिद्धांत उसमें आते हैं। तो वो सब सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। कौन सा सिद्धांत किसने दिया, किसकी क्या विशेषताएं, किसने किस पर प्रयोग किया, तो वो सब चीजें मेंशन है। पहली यूनिट जो है ये बहुत ज़्यादा समझने वाली यूनिट है। तो आप जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए, आप इनको विशेष तौर से ध्यान में रख के जाइए। जब भी आप पढ़ें, इन टॉपिक को जरूर देख के जाएं कि ये टॉपिक जो जो नाम मैंने बताए हैं, सभी टॉपिक में जो जो पॉइंट बताएं, इन पॉइंट को कवर जरूर करना है। तो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप खुद देख लेना कि कितने आपको इसमें से क्वेश्चन मिलते हैं। और सीधी सी बात यह है कि अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी कंसेप्ट बेस्ड अगर पेपर बना दिया, और ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं कि पहली यूनिट में से इतने ही प्रश्न आएंगे, ऐसा तो कोई है नहीं। उसके मन में आगे का मैं इसमें से ज़्यादा प्रश्न पूछूं, ज़्यादा भी पूछ सकता है। वो तो 30 प्रश्न का एक आंकड़ा रहता है, हम एवरेज बांट देते हैं कि एवरेज एक यूनिट में से 6 प्रश्न, लेकिन ऐसा कोई जरूरत तो नहीं है हमेशा। 2018 वाला पेपर है, आप देख लीजिए उसको, पहली यूनिट में से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे और पूरी तरह कंसेप्ट वाले। तो थोड़ा सा भी पेपर अगर हार्ड बनता है तो हार्ड बनने का मतलब यह है कि वो पहली यूनिट की तरफ ज़्यादा चला गया और फिर वो प्रश्न भाषा घुमाने की कोशिश करेगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, और आशा है आपको निश्चित रूप से ये चीज़ें क्लियर हुई होगी कि ये नाम सिर्फ इतना सा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर आपको कितनी चीज़ें पढ़नी है फर्स्ट यूनिट में। और सबसे ज़्यादा बड़ी यूनिट यही है। रीट का जो साइकोलॉजी का कोर्स है उसमें सबसे ज़्यादा वीडियो इसी फर्स्ट यूनिट के ही बनते हैं, इसी के बने हैं सबसे ज़्यादा। तो आप में से कोई पढ़ना भी चाहे डिटेल में साइकोलॉजी, बाल विकास, तो ऐप पर कोर्स है इसका, रीट का बाल विकास के नाम से, तो कोई लेना चाहे तो ले सकता है। तो बाकी आपकी इच्छा है। यूट्यूब पे मैंने लगभग 18 घंटे का एक पूरा वीडियो एक साथ मिला रखा है इसी रीट के सिलेबस का अनुसार। तो वो फैक्चुअल ज़्यादा है, उसमें फैक्ट वाली चीज़ें खूब है। तो आपको फास्ट रिवीजन करना हो तो वो 18 घंटे वाला जो वीडियो है उसको पूरा देख लीजिए, पूरी रीट आपके दिमाग से पूरी बाल विकास कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।